स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू क्राइम स्टोरी हिंदी में। दर्शकों, हम यहाँ पर रोज क्राइम की सच्ची घटना लेकर आते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। 30 वर्षीय पूनम ने 40 साल के दिनेश अवस्थी से प्रेम विवाह कर जरूर लिया था, लेकिन वो उससे खुश नहीं थी। फिर पूनम ने हमउम्र देवर मनोज अवस्थी को प्यार के जाल में फांस लिया। ये बात जब दिनेश को पता चली तो उसने क्या किया? क्या पति के सामने पूनम देवर के साथ रहती रही? आइए जानते हैं ये दिलचस्प कहानी। एक रोज दिनेश ने पत्नी पूनम को अपने छोटे भाई मनोज की बाहों में समाये हुए देख लिया। तब उसने दोनों को खूब फटकार लगाए। उस समय उन दोनों ने दिनेश से माफी मांग ली। कुछ दिनों बाद पूनम और मनोज दोबारा पकड़े गए। तब दिनेश ने दोनों की जमकर पिटाई की। इसके बाद पूनम और मनोज ने बाधक बन रहे भाई दिनेश को ठिकाने लगाने का निश्चय किया। भाई का काम तमाम करने के लिए मनोज बीदनू बाजार गया और वहां से 150 रुपए में तेज धार वाला चाकू खरीदा और उसे कमरे में लाकर छिपा दिया। पूनम ने पत्थर पर रगड़कर उस चाकू की धार तेज कर दी। 23 अप्रैल 2024 की रात 8 बजे दिनेश घर आया। वो नशे में था और आते ही चारपाई पर लुढ़क गया। दिनेश गहरी नींद सो गया तो उसकी पत्नी पूनम देवर मनोज के कमरे में पहुंच गई। उसके बाद वे दोनों मस्ती में डूब गए। आधी रात को मनोज के कमरे का दरवाजा भड़ाक से खुला तो दिनेश सामने खड़ा था। शायद उसकी नींद खुल गई थी और वो पूनम को ढूंढते हुए कमरे में आ पहुंचा था। पत्नी को छोटे भाई मनोज के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखकर उसका खून खौल उठा था। उसने गुस्से में पत्नी पूनम पर हाथ उठाया तो मनोज से रहा नहीं गया और उसने बड़े भाई दिनेश का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। इसी समय पूनम बोली, मनोज, देख क्या रहे हो? आज इस बाधा को दूर कर दो। हम दोनों का जीना हराम कर दिया है इसने। इसके बाद मनोज और पूनम ने मिलकर दिनेश को दबोच लिया और फिर चाकू से गोदकर उसका काम तमाम कर दिया। हत्या करने के बाद उसके हाथ पैर रस्सी से बांधे, फिर शव को बोरी में भरकर साइकिल पर लादकर गांव के बाहर तालाब में फेंक दिया। सुबह उन दोनों ने मिलकर खून के धब्बे साफ किए और खून लगी काटन और कपड़े चारपाई के नीचे छिपा दिए। चाकू उसने टांडे पर छिपा दिया। 26 अप्रैल की सुबह वो तालाब पर गया तो दिनेश की लाश तालाब में उतर आ रही थी। उसने लाश को डंडे से दबाने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। उसी समय उसे गांव के कुछ लोग तालाब की तरफ आते दिखाई दिए। वो डर गया और फिर डर की वजह से घर में ताला लगाया और पूनम को साथ लेकर फरार हो गया। 2 दिन दोनों बुआ के घर लखीमपुर रहे। फिर वहां से चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट में कुछ दिन रहे। उसके बाद बागेश्वर धाम आश्रम आ गए। पकड़े जाने के डर से उन दोनों ने अपने मोबाइल फोन बंद कर लिए थे। बागेश्वर धाम आश्रम उन्हें छिपने के लिए उचित लगा, इसलिए वे वहीं रहने लगे। जीवन चलाने के लिए उन दोनों ने आश्रम के बाहर एक चाय स्टॉल पर नौकरी खोज ली। दिन भर दोनों चाय स्टॉल पर रहते और रात में आश्रम आकर सो जाते। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर बीदनू थाना अंतर्गत एक गांव है खेरसा। बीदनू कस्बा से सटे इस गांव के लोग या तो खेती करते हैं या फिर व्यापार। पढ़े लिखे लोग सरकारी या प्राइवेट नौकरी भी करते हैं। इस गांव में बिजली, पानी जैसी सभी भौतिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। गांव के आसपास कई ईंट भट्ठे हैं, जहां सैकड़ों मजदूर काम करते हैं। अन्य प्रदेशों के मजदूर भी यहां काम की तलाश में आते हैं। इसी खेरसा गांव में स्थित अपनी ननिहाल में दिनेश अवस्थी रहता था। दिनेश अवस्थी के पिता राजकुमार अवस्थी लखीमपुर जनपद के मूल गांव कुडरीरूप सेनारूप के मूल निवासी थे। उनके परिवार में पत्नी सावित्री के अलावा 3 बेटे दिनेश, मनोज व मयानंद उर्फ अश्नी थे। बड़ा बेटा दिनेश अपने भाई मनोज के साथ ननिहाल में रहने लगा था, जबकि सबसे छोटा मयानंद पिता के साथ गांव में रहता था। दिनेश अवस्थी ट्रक चलाता था, जबकि मनोज बीदनू के ईंट भट्ठे पर काम करता था। दोनों भाइयों की अभी तक शादी नहीं हुई थी। दिनेश का कहीं रिश्ता तय नहीं हो पा रहा था। उसकी शादी के लिए उसके माता पिता भी चिंतित थे, क्योंकि वो 40 वर्ष की उम्र पार कर चुका था। इन्हीं दिनों एक रोज दिनेश की मुलाकात पूनम उर्फ गुड़िया से हुई। पूनम के पिता रघुवर सीतापुर जनपद के गांव लहरापुर के रहने वाले थे। पूनम उनकी बिगड़ैल बेटी थी। आवारा युवकों के साथ घूमना, उनके साथ मौजमस्ती करना उसका शौक था। इसी बदनामी के कारण उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा था। रघुवर बेटी के चाल चलन से बहुत दुखी थे। दिनेश की रिश्तेदारी लहरापुर गांव में थी। रिश्तेदार के घर आते जाते ही दिनेश की मुलाकात पूनम से हुई थी। 30 वर्षीय पूनम दिनेश को ऐसी भाई कि वो उसके पीछे ही पड़ गया। पूनम भी घर बसाना चाहती थी, इसलिए वह भी दिनेश को लिफ्ट देने लगी। दोनों के बीच मुलाकातें बढ़ी और बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो नजदीकियां भी बढ़ने लगी।
वर्ष 2023 की जनवरी माह में दिनेश ने पूनम उर्फ गुड़िया से बारा देवी मंदिर में जयमाला पहनाकर प्रेम विवाह कर लिया। इस विवाह की जानकारी न तो दिनेश के घरवालों को हुई और न ही पूनम के घरवालों को। हालांकि बाद में दोनों परिवारों को उनके विवाह की भनक लग गई थी, लेकिन विरोध किसी की तरफ से नहीं किया गया। शादी के वक्त पूनम की उम्र 30 वर्ष थी, जबकि दिनेश अवस्थी 40 वर्ष पार कर चुका था। शादी के बाद दिनेश खेरसा गांव में पूनम के साथ रहने लगा। चूंकि अधेड़ उम्र में दिनेश ने प्रेम विवाह किया था, अतः वो पत्नी पूनम को बेहद प्यार करता था और उसकी हर डिमांड पूरी करता था। विवाह के बाद के दिन मौजमस्ती में बीतते हैं। पूनम दिनेश से मिलने वाले सुख से इस कदर आनंदित होती रही कि किसी दूसरी ओर उसका ध्यान ही नहीं गया। लेकिन 1 महीने बाद जब दिनेश काम पर जाने लगा और देर रात घर वापस आने लगा तो पूनम के दिमाग में फितूर समाना शुरू हो गया। वो सोचने लगी कि दिनेश न उसे कहीं सैर सपाटा कराने ले जाता है और न शॉपिंग कराने, न कभी कोई उपहार ला कर दिया है। पत्नी को खुश रखने का न तो उसे हुनर आता है, न तमीज है। दिनेश से शादी होते ही उसके अरमानों को घुन लग गया और किस्मत का बेड़ा गर्क हो गया। बीतते दिनों के साथ पति से पूनम का मन खट्टा होने लगा। उसने पति की परवाह करनी छोड़ दी। न वो उसकी जरूरतों का ध्यान रखती, न उसकी कोई बात सुनती। दिनेश अपनी कोई जरूरत बताता तो वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। इसके बावजूद दिनेश उस पर प्यार उड़ेलता। दिनेश ट्रक चलाता था, शराब का भी लती था, अतः वो जब घर लौटता तो नशे में झूमता आता। कभी कभी शराब की बोतल साथ भी ले आता, फिर घर में बैठकर पीता। शराब पीने को लेकर दोनों के बीच बहस होती, फिर झगड़ा होता। दिनेश और पूनम में झगड़ा होने लगा तो पूनम सोचने लगी कि उसने अधेड़ उम्र के शराबी से प्रेम विवाह रचाकर बड़ी भूल की है। वो उसे देह सुख प्रदान नहीं कर सकता। पूनम अपनी हसरतों का गला नहीं घोंटना चाहती थी। उसने अपने सुख के साधन की तलाश शुरू की तो नजरें मनोज पर ठहर गईं। मनोज पूनम के पति दिनेश का छोटा भाई था। रिश्ते में वो उसका सगा देवर। दोनों भाई साथ ही रहते थे। मनोज पूनम का हमउम्र था। आंखों, चेहरे, जिस्म व बातों से उसका कुंवारापन साफ झलकता था। पूनम जब भी मनोज को देखती, उसकी लार टपकने लगती। वो सोचती, मनोज से उसकी शादी हुई होती तो हर दिन होली होती और हर रात दिवाली होती। दिन को चाहत के रंग बिखरते, कहकहों का गुलाल उड़ता और रात को हसरतों की फुलझड़ियां। पूनम ने जो करना था, तय कर लिया। पूनम के दिल में देवर आया तो मनोज को रिझाने के लिए पूनम ने उसी तरह डोरे डालने शुरू कर दिए, जिस तरह देह सुख की प्यासी औरत डाला करती है। कभी वो वक्षों से आंचल गिरा देती, कभी सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट में ही मनोज के सामने आ जाती, कभी सज-धज कर उसे रिझाने की कोशिश करती। पूनम के खुलेपन और छेड़छाड़ से मनोज का मन गुदगुदाता था। वो ये भी समझ गया था कि भाभी उससे क्या चाहती है। मनोज भी यही चाहने लगा था, मगर उसे बड़े भाई दिनेश का डर सता रहा था, इसलिए पहल करने से डरता था। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। पूनम देवर मनोज के साथ बीदनू कस्बे के बाजार हाट भी जाने लगी। मनोज अपनी कमाई के कुछ पैसे भाभी के हाथ पर भी रखने लगा। इससे पूनम का लगाव और भी बढ़ने लगा। मनोज की अब भाभी से खूब पटती थी। देवर भाभी के बीच हंसी मजाक व ठिठोली भी होती थी। मनोज को भाभी की सुंदरता और अलहरापन खूब भाता था। कभी कभी वो उसे एकटक प्यार भरी नजरों से देखा करता था। अपनी ओर टकटकी लगाए देखते समय जब कभी पूनम की नजर उससे टकरा जाती तो दोनों मुस्कुरा देते थे। मनोज दिनेश से ज्यादा सुंदर और अच्छी कदकाठी का था, इसलिए पूनम उस पर पूरी तरह से फिदा हो गई थी। मनोज भी पूनम को चाहने लगा था। चूंकि वे देवर भाभी थे, इसलिए दोनों के साथ रहने पर दिनेश को कोई शक नहीं होता था। दिनेश सरल स्वभाव का था, पत्नी पर विश्वास भी करता था। पत्नी और भाई के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, इसकी दिनेश को कोई जानकारी नहीं थी। वो अपने में ही मस्त रहता था। देह सुख पाने की लालसा दोनों में दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। आखिर जब मनोज से नहीं रहा गया तो उसने एक रोज मजाक मजाक में भाभी पूनम को बाहों में भर लिया और शारीरिक छेड़छाड़ शुरू कर दी। इस छेड़छाड़ का पूनम ने विरोध नहीं किया। उसने भी दोनों हाथों से मनोज को जकड़ लिया। मनोज ने इस मूक आमंत्रण का फायदा उठाते हुए उस पर चुंबनों की झड़ी लगा दी। इसके बाद अपनी मर्यादाओं को लांघते हुए दोनों ने अपनी हसरतें पूरी की। चूंकि मनोज घर में ही रहता था, इसलिए कुछ दिनों तक दोनों का खेल पूरी तरह से चलता रहा। दिनेश को पता तक नहीं चला कि उसके पीछे घर में क्या हो रहा है। आस पड़ोस के लोग भी यही समझते रहे कि दोनों देवर भाभी हैं, इसलिए उन पर शक नहीं हुआ। पूनम अब देवर मनोज के साथ खुलकर खेलने लगी थी और देह सुख का भरपूर आनंद उठाने लगी थी। उसे दिन दोपहर शाम जब भी इच्छा होती, वो देवर के कमरे में पहुंच जाती और उसके साथ बिस्तर पर बिछ जाती।
कभी कभी तो वह रात में भी पति को बिस्तर पर नशे में धुत सोता छोड़कर देवर के पास पहुंच जाती और देह की प्यास बुझाकर वापस पति के बिस्तर पर आ जाती। पूनम देवर के प्यार में इतनी अंधी बन गई थी कि उसे पति नकारा और देवर प्यारा लगने लगा था। वो पति की हर तरह से उपेक्षा भी करने लगी थी। न उसका खाने पीने का ध्यान रखती थी और न ही उससे हमदर्दी जताती थी। जब कभी दिनेश कामसुख की कामना करता तो वो कोई न कोई बहाना बना देती। दिनेश की समझ में नहीं आ रहा था कि पूनम ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। गलत काम कैसा भी हो, उसकी उम्र लंबी नहीं होती। पूनम और मनोज के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दोपहर पड़ोस में रहने वाली ठकुराइन ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। ठकुराइन ने इस पाप की जानकारी आस पड़ोस की महिलाओं को दी। उसके बाद पहले पड़ोस में चर्चाएं शुरू हुई, फिर उनके संबंधों की चर्चा पूरे गांव में खुलकर होने लगी। ये चर्चाएं दिनेश के कानों तक पहुंची तो उसने पूनम से जवाब मांगा। ऐसे मामलों में जैसा कि होता है, कोई महिला आसानी से अपनी चरित्रहीनता स्वीकार नहीं करती। पूनम भी साफ मुकर गई। लोगों ने कह दिया और तुमने मान लिया। मुझ पर लांछन लगाते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आए। किसी एक ने कहा होता तो मैं उसका मुंह तोड़ देता, लेकिन पूरा गांव कह रहा है कि तूने मेरे भाई को यार बना लिया है। दिनेश ने डंडा उठा लिया। सच बोल, वरना तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। पूनम सच बोलती तो शामत, सच न बोलती तो भी शामत। अतः उसने सच ही बोलने का निश्चय कर लिया। उसने घयाली आंसू बहाते हुए दिनेश के पांव पकड़ लिए। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। वायदा करती हूं कि आइंदा मनोज से संबंध नहीं रखूंगी। पहली गलती समझकर तथा बदनामी के डर से दिनेश ने पत्नी को माफ कर दिया। डर कर पूनम ने पति से वादा तो कर लिया, पर वह उस पर अमल करने को मानसिक रूप से राजी नहीं थी। दरअसल पूनम के दिल में पति की जगह देवर बस गया था, इसलिए वो उससे नाता तोड़ना नहीं चाहती थी। इधर भेद खुला तो मनोज डर की वजह से गांव चला गया। दिनेश ने फोन पर बात की, तभी वो वापस आया। आते ही उसने भी दिनेश के पैर पकड़ लिए। भैया, मुझे माफ कर दो, बड़ी भूल हो गई, आइंदा ऐसी भूल नहीं होगी। दिनेश ने रहम करते हुए भाई मनोज को माफ कर दिया। इसके कुछ दिनों तक तो पूनम और मनोज ठीक रहे, लेकिन मौका मिलने पर वे अपनी अपनी हसरतें पूरी कर लेते थे। भाई के सीधेपन की वजह से मनोज की हिम्मत बढ़ गई थी। अब मनोज अपनी भाभी से शादी रचाने के ख्वाब देखने लगा था। उसने अपने मन की बात भाभी से कही तो वह भी देवर से शादी रचाने को राजी हो गई। इधर दिनेश को विश्वास हो गया था कि पूनम को अपने किए का पछतावा है, इसी कारण उसने मनोज से यारी तोड़ दी है। एक रोज दोपहर को वह बेवक्त घर लौटा तो फिर से एक बार उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। उसने देखा कि पूनम मनोज की बाहों में पड़ी है। ये देखकर उसने मनोज और पूनम की जमकर पिटाई कर डाली। पिटने के बाद मनोज तो भाग निकला, लेकिन पूनम कहाँ जाती। वो रात भर अपनी चोटों को सहलाती रही और नफरत की आग में जलती रही। दिनेश का विश्वास चकनाचूर हुआ तो वो पूनम पर निगरानी रखने लगा। दिनेश अब हमेशा उसे नजरों के पहरे में रखता था, इस कारण वो देवर से मिल नहीं पाती थी। इसका उपाय उसने यह निकाला कि जिस रोज दिनेश ज्यादा शराब पी लेता और धुत होकर सो जाता, वो मनोज के कमरे में पहुंच जाती। फिर सारी रात दोनों जिस्म की आग में तपते रहते। एक रात मनोज की बाहों में लेटी पूनम ने मन की बात कह डाली। मनोज, हम इस तरह कब तक आंख मिचौली खेलते रहेंगे? कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे दिनेश हम दोनों के बीच से हमेशा के लिए हट जाए। मनोज को तो जैसे इसी बात का इंतजार था। उसने पूनम के गालों को सहलाते हुए कहा, चिंता मत करो भाभी, तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूरी होगी। दरअसल मनोज पूनम को अपनी जागीर समझने लगा था। वो उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था, लेकिन भाई दिनेश बाधक था। भाई की पिटाई से भी वह आहत था। जब पूनम को अपने मन की बात उसे बताई तो उसने भाई का काम तमाम करने का मन बना लिया। पूनम भी उसका साथ देने को तैयार थी। 26 अप्रैल 2024 को खेरसा गांव के लोगों ने गांव के बाहर तालाब में उतर आती एक लाश देखी। ग्राम प्रधान राजेश कुमार ने फोन के जरिए सूचना थाना बीदनू पुलिस को दी। सूचना पाते ही SHO जितेंद्र प्रताप सिंह सहयोगी पुलिसकर्मियों के साथ घटनास्थल पर आ गए। उन्होंने गांव के 2 युवकों तथा पुलिसकर्मियों के सहयोग से तालाब में उतर आती लाश को बाहर निकलवाया, साथ ही सूचना पुलिस अधिकारियों को दी। लाश को देखते ही गांव वालों ने उसकी पहचान कर ली। ग्राम प्रधान राजेश कुमार ने बताया कि लाश दिनेश अवस्थी की है। वो पत्नी पूनम व भाई मनोज के साथ ननिहाल में रहता था। वो मूल निवासी लखीमपुर के मूलगांव कुडरीरूप सेनारूप का है। मनोज अपनी भाभी पूनम के साथ फरार है। घर में ताला पड़ा है, जबकि उसे सुबह तालाब के पास देखा गया था। पड़ोसी युवक राजू दुबे के पास दिनेश के छोटे भाई मयानंद उर्फ अश्नी का मोबाइल नंबर था। पहले वह भी ननिहाल में ही रहता था।
तभी राजू की दोस्ती उससे हो गई थी, लेकिन 2 साल पहले वो गांव चला गया था। राजू की बात उससे फोन पर होती रहती थी। एसएचओ जितेंद्र प्रताप सिंह ने राजू से मोबाइल नंबर लेकर मयानंद उर्फ अश्नी को उसके बड़े भाई दिनेश की हत्या की सूचना दी और तत्काल ननिहाल आने को कहा। इसके बाद जितेंद्र प्रताप सिंह ने शव का बारीकी से निरीक्षण किया। दिनेश की हत्या किसी नुकीले हथियार से की गई थी। उसके गले, सीने व चेहरे पर कई घाव थे। हत्या कर हाथ पैर रस्सी से बांधकर शव को बोरी में भरकर तालाब में फेंका गया था। मृतक की उम्र 43 वर्ष के आसपास थी। एसएचओ जितेंद्र प्रताप सिंह अभी निरीक्षण कर ही रहे थे कि सूचना पाकर डीसीपी अंकिता शर्मा, एडीसीपी विजेंद्र द्विवेदी तथा एसीपी रंजीत कुमार सिंह घटनास्थल आ गए। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया तथा घटना के संबंध में इंस्पेक्टर जितेंद्र प्रताप सिंह तथा गांव वालों से जानकारी जुटाए। गांव वालों से जो जानकारी मिली थी उससे स्पष्ट था कि दिनेश की हत्या उसकी पत्नी पूनम व भाई मनोज ने ही की है। वे फरार भी थे। साक्ष्य की तलाश में पुलिस अधिकारी मृतक दिनेश के घर पहुंचे। घर पर ताला लगा था। ताला तोड़कर पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई। वहां कमरे में खून से सनी काटन तथा कुछ कपड़े बरामद हुए। बिस्तर व फर्श पर खून के धब्बे मिले। फर्श को साफ किया गया था। पुलिस ने साक्ष्य के तौर पर काटन कपड़े सुरक्षित कर लिए। स्पष्ट था कि हत्या कमरे के अंदर ही की गई थी। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने दिनेश के शव का पोस्टमार्टम हेतु लाला लाजपत राय अस्पताल कानपुर भिजवा दिया। शाम 5 बजे तक मृतक दिनेश का छोटा भाई मयानंद उर्फ अश्नी ननिहाल आ गया। वहां से वो थाना बीधनू पहुंचा। उसने पुलिस के साथ जाकर मोर्चरी में रखे शव को देखा तो फफक पड़ा। उसने बताया शव उसके भाई दिनेश का है। उसने एसएचओ जितेंद्र प्रताप सिंह को बताया कि दिनेश की हत्या उसके भाई मनोज व भाभी पूनम ने की है। मयानंद उर्फ अश्नी की तहरीर पर इंस्पेक्टर जितेंद्र प्रताप सिंह ने मृतक की पत्नी पूनम व भाई मनोज के खिलाफ हत्या कर लाश छिपाने की दर्ज कर ली तथा उनकी गिरफ्तारी के लिए जुट गए। जितेंद्र प्रताप सिंह ने आरोपियों को पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ छापे मारे, लेकिन वे पकड़ में नहीं आए। उन्होंने नातेदारों के घर सीतापुर, विसवा, लखीमपुर तथा चित्रकूट में भी छापा मारा, लेकिन उनका पता नहीं चला। पुलिस ने उनकी लोकेशन जानने के लिए उनके मोबाइल फोन नंबर सर्विलांस पर लिए, लेकिन उनके मोबाइल फोन बंद थे। हत्यारोपियों की तलाश में धीरे धीरे 3 महीने बीत गए, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चला। पुलिस अधिकारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उन पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया। पुलिस ने उनकी फिर तलाश तेज की साथ ही मुखबिरों का भी सहारा लिया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। दरअसल मनोज व पूनम ने अपने अपने मोबाइल फोन बंद कर लिए थे, इसलिए उनकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। करीब 6 महीने बाद नवंबर 2024 की 5 तारीख को मनोज का मोबाइल फोन चालू हुआ तो पुलिस को उसकी लोकेशन मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम आश्रम की मिली। इंस्पेक्टर जितेंद्र प्रताप सिंह तत्काल अपनी टीम के साथ बागेश्वर धाम आश्रम के लिए रवाना हो गए। पुलिस टीम यहां 3 दिन तक डेरा जमाए रही। उसके बाद टीम को सफलता मिल गई। टीम ने आश्रम के बाहर एक चाय के स्टॉल से दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मनोज व पूनम को थाना बीधनू लाया गया। इंस्पेक्टर जितेंद्र प्रताप सिंह ने मनोज और पूनम से दिनेश की हत्या के बारे में पूछताछ की तो वे साफ मुकर गए, लेकिन सख्ती करने पर टूट गए और हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। यही नहीं, मनोज ने आलात चाकू भी बरामद करा दिया, जिसे उसने घर में ही छिपा दिया था। जानकारी होने पर पुलिस अधिकारियों ने भी उनसे विस्तार से पूछताछ की। दिनेश की हत्या किए हुए 6 महीने बीत गए। अब पूनम और मनोज को लगने लगा था कि शायद मामला ठंडा पड़ गया है। अतः मनोज ने अपना मोबाइल फोन चालू किया और किसी से बात की। उसका फोन पुलिस ने सर्विलांस पर लगा रखा था, इसलिए फोन चालू होते ही उसकी लोकेशन बागेश्वर धाम की मिल गई और पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उन दोनों के बयान दर्ज कर उन्हें विधिसम्मत गिरफ्तार कर लिया। 10 नवंबर 2024 को पुलिस ने आरोपी मनोज व पूनम को कानपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया। मिलते हैं दर्शकों एक और सच्ची कहानी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें और जुर्म के खिलाफ लड़ने की इस मुहिम में हमारा साथ देने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।